दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आजमगढ़ में गरजे अखिलेश और दिल्ली और पटना में हिल गई भारतीय जनता पार्टी। जी हां, आपने सही सुना। आजमगढ़ में गरजे अखिलेश और दिल्ली और पटना में भारतीय जनता पार्टी हिल गई। यूपी में तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। योगी जी अपना अलग राज, अपनी अलग बांसुरी बजा रहे हैं। ब्रजेश पाठक पत्रकारों को आम खिला रहे हैं और केशव मौर्य जी ये तैयारी कर रहे हैं कि कल कौन सा गेम खेलना है। और आजमगढ़ ने ऐसा क्या बोल दिया अखिलेश यादव ने कि दिल्ली और पटना दोनों जगह बेचैनी बढ़ गई। देखिए, चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में अब से 18 महीने बाद, लेकिन पहला मुकाबला जो बीजेपी के लिए है वो है बिहार। लगभग 90 से 100 दिनों के अंदर बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार खुल के अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े हैं। एक तरफ हर सर्वे में तेजस्वी यादव जनता की पहली पसंद है। लगभग 35 से 36% लोग बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और आज अखिलेश आजमगढ़ में उन्होंने गृह प्रवेश किया, अपने मकान में गृह प्रवेश किया और उस मकान का नाम रख दिया पीडीए भवन। जो पीड़ित है उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। और दूसरी तरफ भाजपा, और भाजपा में अंबानी का चैनल, जी हां, मुकेश अंबानी का चैनल न्यूज 18। जन सैलाब आया था आजमगढ़, हजारों की भीड़। भाई साहब, ये चुनाव का मौसम नहीं है, हजारों की भीड़ आई थी अपने नेता अखिलेश यादव को सुनने के लिए। मौका था उनके आजमगढ़ के मकान का गृह प्रवेश का और उसका नाम ही उन्होंने रख दिया पीडीए भवन। क्या बोला अखिलेश यादव ने, कहां से शुरू करूं? भाई साहब, लैपटॉप तो बीते जमाने की बात हो गई। अखिलेश यादव ने कहा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम आईपैड भी देंगे। सुना आपने? अखिलेश सरकार अगर बनती है 2027 में, युवाओं को आईपैड देने की बात वादा कर दिया। और उत्तर प्रदेश की युवा जानते हैं कि जिस शख्स ने उनको लैपटॉप दिया, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बदली, जिसने कोरोना काल में सबसे ज्यादा साथ दिया, जब जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई थी, नौकरी भी ऑनलाइन हो गई थी, उस विजनरी नेता ने कहा कि हम युवाओं को आईपैड भी देंगे उनको कैरियर बनाने के लिए। उसके बाद बड़ी बड़ी सबसे बड़ा बेवकूफ बना रही है कि आज की सरकारें आउटसोर्सिंग और थर्ड पार्टी के नाम से नौकरी दे रही हैं। उन्होंने कहा सरकार बनते ही आउटसोर्सिंग खत्म, सबको परमानेंट नौकरी दी जाएगी। सोचिए, पिछले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दावा करती कि हमने इतने लाख लोगों को नौकरी दे दी। पता चलेगा क्या है कि उसमें सबसे ज्यादा नौकरी उन्होंने आउटसोर्सिंग और संविदा में दी है। और अंतर क्या है? आउटसोर्सिंग में एक शिक्षक को या किसी बंदे को 15-17 हजार मिलता है और सरकार में आज की रेट में चपरासी की सैलरी 40,000 होता है, जो कंफर्म एम्प्लॉय होता है। तो एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के युवाओं को दिया आजमगढ़ से। ऐसा लग रहा था जैसे चुनावी मूड में। महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 3,000 रुपए महीने हर महिला को देंगे। दिल्ली की तरह नहीं कि वायदा किया कि 25 रुपए महीना देंगे और अभी तक सरकार बनने 7-8 महीने हो गए, अभी तक पता नहीं चला कि दिल्ली सरकार ने कितने महिलाओं के अकाउंट में 25 रुपए महीने ट्रांसफर किए। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बोला कि हर जिले में एक बड़ा सरकारी अस्पताल वो बनाएंगे जिसमें सारी सुविधाएं रहेंगी। स्वास्थ्य की चिंता थी, एक्सप्रेसवे की चिंता थी,
बिजली की चिंता थी और खुलकर बोले कि पीडीए ही 2027 में सपा को सत्ता तक पहुंचाएगा। मैं कह रहा हूं ना, दिल्ली की नींद उड़ गई आप। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं। 6 सालों से शिक्षकों की भर्तियां नहीं निकली जिस राज्य में। योगी के शासन में 24 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए हैं। और बिजली का दाम, एक तो बिजली बहुत महंगी हो गई, उसके बाद बिजली आती नहीं है। सड़कों का आलम यह है कि फोटो मैं बोलूंगा राज कपूर जी से लगा दीजिए। ये बनारस की फोटो है, देखिए। ये सड़क भी शहर की सड़क है, जो लखनऊ वाराणसी राजमार्ग है। मेन सड़क पर गिलट बाजार के पास 20 फीट का गड्ढा हो जाता है। ये है विकास का आलम, भ्रष्टाचार का आलम। और कानून व्यवस्था के बारे में तो सवाल पूछना ही बेमानी है। हर रोज बेगुनाहों की जान ली जा रही है, बेटियों की इज्जत से खेला जा रहा है। बनारस में ही के पास ही एक ढाबे से एक महिला की बेटी की जिन परिस्थितियों में उसका शरीर बरामद हुआ है, सोचिए, मुख्य प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में फिर एक बेटी की जान ले ली गई। उसके पहले अभी एक मूक बाधिर माँ की बेटी जिसकी माँ बोल नहीं सकती, बाप मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी नाबालिग बेटी के साथ गांव के कुछ लोगों ने उसकी आबरू लूट ली थी। पहले आबरू लूटने वालों ने कहा कि हम शादी कर लेंगे, जब फंस गए थे। फिर शादी करने से इनकार कर दिया उस लड़की ने। 8 दिन वो दौड़ी है, तब जाके उसकी FIR हुई है। ये घटनाएं बनारस की बता रहा हूं मैं, इसीलिए कह रहा हूं, आजमगढ़ में गरज रहे थे अखिलेश, और दिल्ली और पटना में जो लोग बैठे हुए थे वो हिल रहे थे। क्योंकि अखिलेश का इस तरह से खुल के बिहार के चुनाव में बोलना, मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव में गेम चेंजर साबित होने जा रहा अखिलेश यादव। क्योंकि पीडीए की जो सक्सेसफुल जो ऑपरेशन हुआ है, जो पीडीए जिसने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में रोका है, उसके नायक थे अखिलेश यादव। सुबह के वीडियो में बता चुका हूं कि आजमगढ़ उन्होंने क्यों चुना, और महफिल लूटी उनके साथ मऊ के सांसद। आज उत्तर प्रदेश में हर लोकसभा का वोटर यही सोचता कि काश उसका सांसद राजीव राय जैसा आदमी होता है। मैं बता रहा हूं, अब बनारस के आदमियों से भी बात कीजिए ना, मैं फोन पर बात करता हूं, कहते हैं काश यार हमारे पास भी राजीव राय जैसा सांसद होता है। राजीव राय ने तस्वीर बदल दी है पिछले 14 महीने में, माफ कीजिएगा पिछले 13 महीने में मऊ की। उन्होंने क्या बोला है आज मंच से कि भैया तुम जहर की बोतल में दवा खोज रहे हो। अस्पतालों में इलाज नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कों का आलम ये देखिए। बनारस की तस्वीर राज कपूर जी लगाए रखी है वाली। सोचिए, प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क 20 फुट धंस जाती है। और परसों पानी बरसा था, बनारस कई घंटों तक जलमग्न था। वो बनारस जिसको क्योटो बनाने की बात करके मोदी जी ने की थी कि मैं आया नहीं हूं, मुझे तो मां गंगा ने यहां बुलाया है। क्यों नींद उड़ी है भाजपा के चाणक्य अमित शाह की? क्योंकि अब
अखिलेश यादव ने एक अपना ठिकाना आजमगढ़ में भी बना लिया और वहां से वो 161 विधानसभा सीटों को साधेंगे। सोचिए, ये कोई सरकारी रैली नहीं होती है कि सरकारी रैली होती है तो बस में भर भर के लाए जाते हैं। यहां अखिलेश यादव को सुनने के लिए हजारों की भीड़ अपने संसाधनों से है। इसका असर देखिए, एक एक चीज अखिलेश यादव वहां से बोलते जा रहे थे। लग रहा था जैसे 2027 के चुनाव का चुनावी कैंपेन की ऑफिशियल शुरुआत जो है वो 3 जुलाई 2025 को ही हो गई। अभी तो चुनाव की घोषणा होगी जनवरी 2027 में। ठीक 18 महीने बाद। लेकिन आज शंखनाद कर दिया अखिलेश। हर मुद्दे पे बात की, हर मुद्दे पे बात की और भीड़ ताली बजाते रही, बजाते रही, ताली बजाते रही। और बड़ी बात ये कही कि अपने आवास का नाम ही पीडीए भवन कर दिया। और पीडीए में उनकी परिभाषा है कि जो पीड़ित है वो सब पीडीए का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में कोई ईमानदारी से सर्वे कर ले भाई साहब। हमारे एक साथी हैं, राजनीति की बड़ी गहरी समझ रखते हैं, पिछले 40 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। अभी हाल में पूर्वांचल के कई जिलों में घूम के आए, बता रहे हैं 10 में से 7 से 8 युवा ये मानकर चल रहा है कि अखिलेश यादव अगर आएंगे तभी उत्तर प्रदेश का भविष्य उज्जवल है। धर्म और बांटने की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। और गोदी मीडिया क्या चला रहा है आज? गोदी मीडिया क्या चला रहा है वो सुनिए। एक साहब चला रहे, न्यूज 18 वाले चला रहे हैं कि काशी के ब्राह्मणों ने आने से मना कर दिया। अरे भाई साहब, क्या काशी के आपको पता था कि अखिलेश यादव ने काशी के ब्राह्मणों को बुलाया है? आपके पास कोई फोन रिकॉर्डिंग है, कोई मेल है, कोई मैसेज है? प्रोपेगेंडा चला दिया पहले। दूसरा, भाई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े ब्राह्मणों के लोगों ने सनातन विरोधी बताया था, कुछ घरों पे काले झंडे टांगे लगाए थे, तो उसको दिखा दिया। जबकि हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में जितने पीड़ित ब्राह्मण हैं, जितना पीड़ित महिलाएं हैं, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, उन सबको ये लग रहा है कि अब नफरत का खेल बहुत हो चुका और विकास की राजनीति होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कितने दबाव में है आप सोचिए। जिस जेपीएनआईसी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर को, जो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिससे उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन ट्रेड फेयर सेंटर बनता, जिसपे योगी सरकार ने आते ही जांच बैठा दी। आज 8 सालों बाद उसको पूरा करने के लिए कैबिनेट में 150 करोड़ का सुना बजट अलाउ किया गया है। मैंने कहा ना, अखिलेश पॉजिटिव राजनीति करते हैं। और हमेशा याद करिए 2000, मुझे तो वो शब्द याद आ रहा है 2011 में, 2010 में, 10-11 में अखिलेश यादव साइकिल यात्रा करके निकले थे। बहन जी की सरकार थी, प्रदेश में निराशा का माहौल था, हर रोज घोटाले सामने आ रहे थे। एनआरएचएम घोटाला याद करिए, कई सीएमओ की जान ले ली थी अपराधियों ने, कई मंत्री बर्खास्त हुए थे, बड़ा निराशा का माहौल था उत्तर प्रदेश में। तब अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा शुरू की थी और मीडिया में कैंपेन की थी, उम्मीद की साइकिल। आज मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज एक पत्रकार साथी हैं, आप जानते होंगे, फील्ड में बहुत घूमते हैं वो,
न्यूज़ 24 वाले राजीव रंजन सिंह, उन्होंने अखिलेश यादव से पूर्वांचल एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू किया। उन्होंने बोला कि भाई आपने इतना विकास किया फिर भी आप चुनाव हार गए, और चुनाव में उन्होंने दोष दिया कि आप चुनाव में राजनीति ले, आप अंत में चुनाव जाति पे और धर्म पे लड़ा जाता है, और आपको भी उन्होंने दोषी बना दिया। क्या जवाब दिया अखिलेश यादव ने? जवाब दिया कि धर्म और जाति की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है, हमने तो एक्सप्रेस वे बनाया है, एक्सप्रेस वे तो हर आदमी चलता है। हमने 100 नंबर बनाया था कि जनता पुलिस को कॉल कर सके, वहां फोन करने वाले से उसकी जाति नहीं पूछी जाती थी। हमने 10-90 बनाया था। मैं बता रहा हूं, मैं लगातार लोगों से बात करता रहता हूं, और मुझे अब अपने सोर्सेस पे भरोसा हो गया है। उसका कारण है क्योंकि इन्हीं लोगों ने, मैं खुद 15-17 दिन, जिस दिन घोसी के चुनाव का, विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आया था, उस दिन मैं बनारस में था। उसके बाद 15 दिन में बनारस रहा था, सितंबर के महीने में 2023 में, और आसपास काफी घूमा था, कभी कुछ स्कूटर से, कुछ कार से, क्योंकि मैं जब बाहर जाता हूं तो दोनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करता हूं। तभी मैंने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल आने वाली है, और मैं लगातार कहता रहा हूं। अब जिस चैनल पे चूंकि मैं काम करता था, अब उनके हमारे संबंध खराब हो गए, तो भाई साहब ने मेरे वीडियो हटा दिए, लेकिन सोशल मीडिया पे ट्वीट पड़े हुए हैं। मैंने लगातार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 40 का आंकड़ा नहीं पहुंच पाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरह से दिन प्रतिदिन योगी सरकार अलोकप्रिय हो रही है, और योगी जी पर विशेषकर अपनी जाति के लोगों को संरक्षण देने का जबरदस्त आरोप लग रहा है, उसमें कुछ सबूत भी साफ दिख रहे हैं। ये चुनाव जो हो गया है वो पीड़ित में हर समाज के लोग पीड़ित, हर जाति के लोग पीड़ित हैं। उसको लग रहा है अखिलेश यादव इकलौती उम्मीद है। फिलहाल आज की डेट में राजनीति में समय और परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती है, लेकिन आज अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव के प्रचार का ऑफिशियल शुरुआत कर दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछले साल भर से अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, न राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन पा रही है। योगी रहेंगे कि जाएंगे ये भी क्लियर नहीं है। एक आरोप तो ये भी लगा, तमाम आरोप लगे, योगी और मोदी के बीच में दूरियां बढ़ गई, इसके आरोप लगे। मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, उस पर एक वीडियो छोटा सा अलग से करूंगा, लेकिन यहां बताना जरूरी है। आप सोचिए, योगी जी चाहते थे कि उनके पुराने कार्यकारी डीजीपी जो 31 मई 2025 को रिटायर हुए, उनको एक्सटेंशन मिले। उनको एक्सटेंशन मोदी सरकार ने नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी चाहती थी कि उनके मुख्य सचिव को एक्सटेंशन दिया जाए, वो रिटायर हो रहे थे। मोदी सरकार ने ममता बनर्जी के चहेते अधिकारी बंगाल के मुख्य सचिव को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। अब आप ही बताइए कि आलोक पाठक सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप बताइए। योगी के अधिकारी को एक्सटेंशन नहीं मिलता है, वो रिटायर होकर घर चला जाता है, और ममता बनर्जी के कहने पे मोदी की केंद्र सरकार डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव डॉक्टर मनोज पंत को 6 महीने का एक्सटेंशन दे देती है। फैसला आप कीजिए, मोदी और योगी के बीच में संबंध कैसे हैं? मिलता हूं फिर किसी और खबर के साथ। देखते रहिए खबर दस्तक, हौसला बढ़ाए रखते रहिए। जो भी कमी हो लिखते रहिए, हम और राज कपूर मिलकर कमेंट पढ़ते हैं। कोशिश रहेगी ये बात को कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट भी हम दिखा पाए। संसाधन सीमित है, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। अब तक आपने जो सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत